ट्वेल्थ क्लास का फिजिकल का इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसमें काफी सारे न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जिसको अपन लोग सीखते हैं। चलो देखो सॉल्यूशन में अपने क्या क्या सीखना है, पहले तो अपन चैप्टर की हेडिंग डालते हैं, सॉल्यूशन। देखो यार इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्या चीज है क्या नहीं, इसमें क्या सीखना है। देखो सॉल्यूशन टर्म अपन लोगों ने बहुत बारी सुनी होगी, सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो चीजें मिक्स हो। देखो ये बेसिकली कहाँ से टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, ये कहाँ से टर्म आई है। देखो मिक्सचर जब भी बनाया जाता है, जब कोई चीज मिक्स की जाती है आपस में, दो या दो से ज्यादा, तो उस मिक्सचर को अपन ने क्लासीफाई किया है तीन तरीके से। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन जो अपना चैप्टर है। दूसरा होता है कोलॉइड, जिसमें पार्टिकल के जो सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है सस्पेंशन, जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल काफी बड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब घुले हुए नहीं रह सकते, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो तीसरी वैरायटी हुई सस्पेंशन। अपना ये तीनों पार्ट अपने को कहीं ना कहीं मिक्स करके सीखने हैं, ठीक है। तो अभी अपना मेन चैप्टर है ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन बोलती है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture of two or more components। देखो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट तो समझ में आता है, जिनको मिक्स कर दिया उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन इसमें होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है वो देखो, होमोजीनियस का मतलब जिन चीजों को आपने मिक्स किया है वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या उस सॉल्यूशन के अलोंग द सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है, ठीक है। इसमें मैं क्या बोलूंगा, इक्वली मिक्स्ड बोल दो या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल दो। जैसे अपन लोग इसका एग्जांपल से सीख सकते हैं, जब पानी के अंदर नमक घोला जाता है, आप थोड़ा सा नमक घोलिए या कुछ मात्रा में नमक घोलिए, तो आप उसमें क्या देखोगे प्रैक्टिकली, नमक जब घुलता है तो पानी में पूरे पानी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसका अंदाजा है, पता कैसे चलता है, जब अपन पानी को पीते हैं तो ऐसा नहीं कहीं से बहुत ज्यादा खारा आ गया, कहीं से नॉर्मल पानी के टेस्ट आ गया और कहीं पे नॉर्मल नमकीन या खारापन आया। तो इसका मतलब यदि ऐसा होता तो इसका मतलब नमक इक्वली डिजोल्व नहीं हुआ है। जबकि अपन उस पानी को यदि पिए तो अपने को पता चलेगा वो जो खारापन है, जो भी नमकीन टेस्ट है पानी का, वो इक्वली पूरे पानी में एक जैसा ही आ रहा है, ठीक है। तो इक्वली आना, इसके अंदर जितने भी आप सॉल्यूशन करते हैं, एक ड्रॉप ले लो चाहे एक ग्लास ले लो चाहे एक बोतल ले लो, उसमें सारी प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन की वो सेम रहनी है, कांस्टेंट रहनी है, ठीक है। चलो उसके बाद अपन चर्चा करते हैं। आज तक अपन लोगों ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है। अभी तक जो अपन ने सॉल्यूशन सीखा है 11th क्लास में, वो अपन ने सीखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये सीखा अपन लोगों ने कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये भी सही टर्म है, ये सही डेफिनेशन है। देखो सॉल्यूट, अब इसके बारे में बात करते हैं, कौन होता है सॉल्यूट, कौन होता है सॉल्वेंट। देखो डेफिनेशन वाइज बात करें तो डेफिनेशन दी जा सकती है, लेकिन यदि फील की चर्चा करें कि मैं इससे क्या समझता हूँ, देखो सॉल्यूट जो घुलता है, देखो एक घोलने वाला होता है एक घुलने वाला होता है, तो जो सॉल्यूट वो बंदा होगा जो डिसॉल्व होगा, और सॉल्वेंट जो घोलेगा, जो डिसॉल्व करेगा। ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन है और इससे सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। यदि आप देखो सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, इसको बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, जो अपने कोर्स का हिस्सा है एक बाइनरी सॉल्यूशन। हाँ यदि आप दो से ज्यादा चीजें मिक्स करेंगे, तो दो ही चीज मिक्स की आपने, दो से ज्यादा मतलब या तो दो सॉल्यूट ले लो या फिर दो सॉल्वेंट ले लो, ठीक है। अब या तो ये केस पॉसिबल है कि दो सॉल्यूट हो जाए, या फिर ये केस पॉसिबल है कि दो सॉल्वेंट हो जाए। तो इसका तरीका क्या है,
घोलने वाला हमेशा एक ही होता है, जो घोलेगा वो हमेशा एक ही होता है, और जो घुलने वाले बंदे होते हैं वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये केस सही है जबकि ये केस गलत है। ठीक है, हाँ यदि तीन हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, ट्राइनरी, ट्राइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, कितने हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते। हाँ अब एक चीज सोचो, यदि आपको पता तो है सॉल्यूट फिक्स एक ही होना, आप कितने भी केस ले लो हमेशा एक ही होगा। तो यहाँ पर इसको 3 ले लिया तो 4 ले लिया, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होना, आप चाहे कितने भी सॉल्यूट ले लें। यदि अपन लोग सॉल्वेंट पहचानना सीख गए तो अपन सीख जाएंगे कि बचे हुए सारे कौन से सॉल्यूट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, क्योंकि सारी जो कुछ गिवन कांस्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल में वो सॉल्वेंट के ही काम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, तो देखो इसको जज करने के तरीके हैं अपने पास। जजमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का जजमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अपना हेडिंग है, देखो सॉल्वेंट किस कौन सा होगा, इसके लिए दो तरीके अपने पास, दो मेथड्स हैं, या ऐसा बोलो दो केस है डिफरेंट टू केसेस। पहला क्या है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जिसको आपने मिक्स किया है। पहला क्या हो गया, इफ फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट। पहला केस क्या हो गया, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, और केस सेकंड क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट सेम हो। दोनों के लिए चर्चा करते हैं, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो सेम हो। इसके लिए देखो फिजिकल स्टेट डिफरेंट का एग्जांपल देखो, जैसे H2O है और NaCl मिला दिया, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। अब दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट, तो कैसे जज करेंगे कौन सॉल्वेंट है। एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं, H2O लिक्विड है प्लस एथेनॉल भी एक लिक्विड है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हो, इन दोनों को आपस में मिक्स करते हो। इसे कैसे पता करते हैं, इसका स्टार पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है। जिन दो चीजों को आपने मिक्स किया है या जितने भी चीजों को आपने मिक्स किया है, ठीक है, उनमें से सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन एडॉप्ट कर लेता है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन धारित कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं, इसको और समझते हैं। मैं बोलता हूं 1 kg H2O के अंदर आपने 100 ग्राम NaCl मिलाया, तो अल्टीमेटली आप 100 ग्राम नमक को जब पानी के अंदर मिलाओगे तो क्या देखने को मिलेगा, जो पानी था लिक्विड था उसके अंदर सॉलिड मिलाओगे तो अल्टीमेटली वापस सॉल्यूशन लिक्विड ही बनेगा। तो लिक्विड कौन था, जो कंपोनेंट कौन था, H2O लिक्विड था, इसका मतलब फिजिकल स्टेट किसके लिए है, H2O के लिए है। सॉल्वेंट कौन हो गया, H2O हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यदि फिजिकल स्टेट सेम आ जाए तो कैसे काम करना है। यदि फिजिकल स्टेट सेम आ जाए तो अमाउंट मेथड से करते हैं काम, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब अमाउंट मेथड में होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अमाउंट में करते क्या है अपन लोग, सबसे पहले चेक करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद अपन चेक करते हैं मास, और मास के बाद अपन चेक करते हैं मोल। देखो क्यों तीन चीजें दी है, यदि बाई चांस वॉल्यूम सेम आ जाए तो अपन फिर मास पे स्विच करेंगे, बाई चांस मास भी सेम आ जाए जिनको कंपेयर कर रहे हैं तो अपन मोल पे स्विच करेंगे, और यदि मोल सेम आ जाए तो कंफर्म है दोनों चीजें सेम ही है। जो आपने मिक्सर किया है, जैसे पानी के अंदर पानी मिलाया होगा तो एक सॉल्यूशन नहीं बना है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम चेक करते हैं जनरली अपन लिक्विड के लिए या गैस के लिए। सॉलिड के लिए वॉल्यूम चेक करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम अपन एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड और गैस के लिए यहां करो कंफर्म,
और ये लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों के लिए वैलिड है, ये लिक्विड, गैस एंड सॉलिड तीनों के लिए वैलिड है। ठीक है, एग्जांपल देख लो इस चीज के लिए। जैसे मैंने बोला H2O था, H2 में एथेनॉल मिक्स किया आपने, इसका 1 लीटर लिया, इसका 200 ml लिया, तो 200 ml और 1 लीटर में वॉल्यूम H2O ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट कौन रहा होगा, पानी। ठीक है, तो ये बेसिक से एग्जांपल है जो अपन को फिजिकल स्टेट को चेक करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार का है या कितने टाइप्स का, उसको कैसे डिफाइन किया जाए, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन लोग। चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, क्या बेसमेंट किस आधार पर अपन ये बात कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस बेस पे बात करते हैं, फिजिकल स्टेट के आधार पर बात करेंगे। किस आधार पे, किस बेस पे, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप का है उसकी चर्चा करते हैं। तो अपने ने देखा है सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफरेंट फिजिकल स्टेट लेते हैं, यानी कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन उनको लेते हैं, और उन कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन क्या बनेगा उसको चेक करते हैं। ठीक है, इससे क्या बनेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, तो अपन शॉर्ट में करते हैं फटाफट। सॉल्यूट क्या क्या ले सकते हो, गैस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, सॉलिड ले सकते हो, गैस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये गैस ले लिया, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये भी गैस ले लिया, ताकि सारे कॉम्बिनेशन में हो जाए, ये भी गैस ले लिया, फिर ये लिक्विड ले लिया, ये लिक्विड ले लिया, और ये भी लिक्विड ले लिया, फिर ये सॉलिड ले लिया, ये सॉलिड ले लिया, और ये सॉलिड ले लिया। इससे अपना होगा क्या, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे एक साथ इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, चलो, अब यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैस है, तो कंफर्म में से जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या बनेगा, गैस। ये दो गैस को मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन गैस ही बनेगा। और यदि सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट लिक्विड है, तो अपन ने एक केस देखा था सॉल्वेंट को चेक करने के, जिसमें देखा था कि सॉल्यूशन फाइनली किसकी फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करता है, सॉल्वेंट की। तो फाइनल फिजिकल स्टेट क्या आएगी, गैस ही आएगी। उसके बाद में देखो, फिर से सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो फाइनल फिजिकल स्टेट गैस की ही आनी है। इसके करस्पॉन्डिंग अपन एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर अगले 3 केस में चलते हैं। गैस और गैस का मिक्सचर है एयर। एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, एयर के अंदर CO2 भी है, एयर के अंदर CO भी है, NO2 भी है। ये सारे एक होमोजेनियस मिक्सचर भी बनाते हैं, तो गैस प्लस गैस का मिक्सचर हो गया एयर। चलो, सेकंड देखते हैं, गैस प्लस लिक्विड। गैस एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो मतलब एयर के अंदर, जो एनवायरमेंट के अंदर एयर है, उसके अंदर यदि आप मॉइस्चर, लिक्विड सॉल्यूट जो है, मॉइस्चर आ जाए, तो अपन क्या बोलेंगे कि सॉल्यूट मॉइस्चर हो गया और एयर क्या हो गया, उसका सॉल्वेंट हो गया। तो इसका अच्छा एग्जांपल हो गया एयर के अंदर मॉइस्चर जो प्रेजेंट है, उसके बाद में सॉलिड और सॉल्वेंट हो गया गैस। तो सॉल्यूट, जो सॉलिड पार्टिकल है वो अपन क्या लेते हैं, जो डस्ट पार्टिकल है एयर के अंदर मिक्स होते हैं, उसको अपन ने सॉलिड ले लिया, और एनवायरमेंट की जो गैस है वो अपन ने, या जो एयर है, उसको अपन ने सॉल्वेंट की तरह बिहेव करवाया। इसका जो सॉल्यूशन बना वो क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। फिर 3 केस लेते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, ये कंफर्म हो गया जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वही आनी है। ये कंफर्म हो गया जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वही आनी है, तो उसमें कोई दो राय ही नहीं है। चलो, लिक्विड सॉल्वेंट का काम कर रहा है और गैस क्या कर रहा है, सॉल्यूट। तो पानी के अंदर जो गैसेस डिसॉल्व होती है, तो उसका लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, और जो गैसेस डिसॉल्व है वो सॉल्यूट हो गया, और फाइनली फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की क्या आई, लिक्विड ही आई। उसके बाद में देखो,
दो लिक्विड HNO प्लस वाटर, अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या बन गया, लिक्विड ही बन गया। अगला देखो सॉलिड, जैसे नमक पानी के अंदर डिजोल्व करो, सॉल्वेंट कौन हो गया, लिक्विड हो गया, तो सॉल्यूशन जो बना वो लिक्विड ही बना। उसके बाद में देखो सॉलिड, इस बार सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट का काम करी और गैस जो है सॉल्यूट का काम करी। इसका अच्छा एग्जांपल क्या है, जब सॉलिड के अंदर कोई गैसेज एब्जॉर्ब हो जाती है तो उस वजह से गैसेज जब भी एब्जॉर्ब होगी तो अल्टीमेटली सॉलिड तो स्टेट मेंटेन रही ना, लेकिन एक सॉल्यूशन जरूर बन गया गैस प्लस सॉलिड का। नेक्स्ट है सॉलिड के अंदर, मतलब सॉलिड को ऐसे सॉल्वेंट लेते हुए यदि सॉलिड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए मॉइस्चर लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूशन बनेगा अल्टीमेटली वो क्या रहा, सॉलिड ही रहा। ठीक है, तो इसका अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। जैसे इसके एग्जांपल देखो ना, CaCl2 जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है इक्वली। उसके बाद में देखो सॉलिड प्लस सॉलिड का, सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया, एलॉयज। जो दो अलग अलग मेटल्स होती है उनको मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है। तो जो दो मेटल थी वो सॉलिड स्टेट में ही थी, तो उनको मिक्स किया तो क्या बना, वापस सॉलिड ही बना। हाँ, उनको बनाया कैसे जाता है, पहले उनको लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विफाई करने के बाद उनको मिक्स किया जाता है और वापस वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और इस तरह से इनको भी प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि जो सॉल्यूशन था उसकी वैरायटी तीन आई है, तीन वैरायटी। पहली वैरायटी गैस सॉल्यूशन, दूसरी वैरायटी लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरी वैरायटी सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग तीन टाइप के हो गए सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। तो तीन तरह के सॉल्यूशन आ गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी। चलो, अब ये तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके कंपोनेंट्स कौन होते हैं, इस कंपोनेंट को कैसे पहचाना जाता है और इसके टाइप्स या वैरायटी कितनी है वो अपन ने सीखी है। नेक्स्ट इस चैप्टर की मेन हेडिंग की तरफ चलते हैं, जो अपने को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है लिख के चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना समझना, उसको याद भी करना पड़ेगा। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है उसके। चलो नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वैसे कोई स्पेशल सिंबल तो नहीं काम में लिया जाता, क्योंकि ये एक प्रेशर ही है, इसलिए कोई प्रेशर का सिंबल जो है पी है, तो अपन कोई खास सिंबल काम में नहीं ले रहे। देखो वेपर प्रेशर है क्या, पहले समझते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक बीकर में एक लिक्विड लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर एक लिक्विड लिया, और ये लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड कौन होते हैं, वो होते हैं जो अपनी वेपर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले लो, धीरे धीरे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट करते हैं और फाइनली कंप्लीट इवेपोरेट हो जाते हैं, यदि क्लोज वेसल में नहीं रखे हुए, ओपन वेसल में रखे हुए। और यदि उनको क्लोज वेसल में रख दिया जाए तब भी इनकी वेपर बनेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। देखते हैं कैसे। ये मैंने लिक्विड लिया, वोलेटाइल लिक्विड है जो कि इवेपोरेट हो सकता है, इसको मैंने पैक कर दिया। ठीक है, ये है वोलेटाइल लिक्विड। इसको मैंने एक मैनोमीटर के अंदर ही डाला है। ऐसा इसलिए कुछ इससे कंक्लूजन सामने आएगा, मैनोमीटर में रखने का पर्पज है कुछ। ओपन माउथ मैनोमीटर लिया मैंने। ठीक है, यहां पर सिंपल सी पहले एयर प्रेजेंट थी, एयर को अपन अलग कलर से लेते हैं, जो कि बाहर भी है और अंदर भी। ये एयर हो गया सिंपल सा, जो बाहर है अंदर है, और इसका एयर का 1 एटमॉस्फेरिक इसका प्रेशर है। और अंदर क्या है, इसके अंदर Hg भरा हुआ है, जो
मैनोमीटर है उसके अंदर Hg भरा रहता है, आप सबको पता है। और क्योंकि अंदर भी एयर है बाहर भी एयर ही है, तो इसका जो लेवल है वो क्या है, इक्वल है दोनों साइड से, दोनों एक ही हाइट पे है। और अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ का जो लिक्विड है वो अपनी वेपर बनानी स्टार्ट करेगा। जो लिक्विड था वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो वेपर के अंदर। लेकिन जैसे वेपर बनना स्टार्ट होगी तो साथ ही साथ वापस वेपर कंडेंस भी होना स्टार्ट होगी। ये हो गया इवेपोरेशन या इवेपोराइजेशन, और ये हो गया कंडेंसेशन। ठीक है, देखो इनिशियली लिक्विड का वेपर में जाना या इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा, लेकिन जैसे ही एयर अंदर वाली सैचुरेट होती जाएगी तो जो वेपर है उसका कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। लेकिन जो रेट है पहले इवेपोरेशन की ज्यादा थी और कंडेंसेशन की कम थी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो इवेपोरेशन की रेट है वो कंडेंसेशन की रेट के इक्वल हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। तब देखो जैसे ही वेपर जो बननी स्टार्ट होगी लिक्विड की, तो उस पर्टिकुलर वेपर की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, और उस प्रेशर की वजह से ये Hg यहां से थोड़ी सी नीचे आएगी और यहां पर हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी। और ये जो लेवल का डिफरेंस आया है ये किस लिए आया है, इस वेपर की वजह से आया है। तो इस वेपर के प्रेशर को क्या नाम दिया है, वेपर प्रेशर। डेफिनेशन पे चलते हैं, अच्छी है, सीखते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब किसी लिक्विड को उसकी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में लाया जाए, तो इक्विलिब्रियम पर जो वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन लिखते हैं, इसकी क्या है, देखो द प्रेशर exerted on liquid surface when liquid is present in equilibrium with vapor at particular temperature। तो क्या हो गया, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद वेपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या पता है चेंज होती हो। ठीक है, तो इसकी होगी डेफिनेशन। चलो, ये इसलिए मैनोमीटर, अब जो हाइट होगी HDG, जो प्रेशर आएगा, मतलब जो भी प्रेशर की वैल्यू आएगी, प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू वेपर, जिसको मैं वेपर प्रेशर नाम देता हूँ, वो HDG के इक्वल आएगा, क्योंकि H हाइट ट्रेवल की है, D यहाँ मरकरी की डेंसिटी और G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो अपने को इतना आइडिया है कि किसी लिक्विड के द्वारा जो हाइट ट्रेवल की जाए जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कितना आता है, HDG। ठीक है, चलो उसके बाद अपन चर्चा करते हैं वेपर प्रेशर की को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालते हैं। तो उनको लेते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मतलब जो लिक्विड है उनमें जो पार्टिकल्स है उनका आपस में कैसा अट्रैक्शन फोर्स, बॉन्डिंग कैसी है, उस पर डिपेंडेंसी देखते हैं। ठीक है, यदि लिक्विड के पार्टिकल्स में जितना अच्छा खासा अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा, तो पार्टिकल उतने अच्छे से एक दूसरे को बांध के रखेंगे, तो वेपर कम बनेगी, और यदि वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम आएगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे
तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इसमें क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ में आता है। इससे एक चीज भी क्लियर होती है कि वेपर प्रेशर एक तरह से लिक्विड के अंदर की बात है, मतलब लिक्विड क्या चाहता है या लिक्विड में कैसे फोर्सेस प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंसी है मेनली वेपर प्रेशर की। हाँ, इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखो कि पेट्रोल लो, पानी लो, घी लो या तेल ले लो, इन तीनों का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा पेट्रोल का। क्यों, उनका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीक है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कमजोर था तो वेपर बहुत ज्यादा बनी, और वेपर बहुत ज्यादा बनी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आया। उसके बाद सेकंड रैंक पे आएगा पानी। पानी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग गैस बॉन्डिंग के कारण इसलिए अच्छा खासा अट्रैक्शन लगता है, वेपर प्रेशर थोड़ा कम आता है। लेकिन आप ऑयल ले लो, घी ले लो, ग्लिसरीन ले लो, इन सब में देखो वेपर प्रेशर काफी कम आता है, इनकी वेपर बहुत कम बनती है। तो ये अच्छा एग्जांपल है इन तीनों का। अट्रैक्शन, इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर दे देगा, अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर पूछ लेगा, अट्रैक्शन फोर्स दे देगा, वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछ लेगा। ये बेसिक से कॉमन से क्वेश्चन है जो पेपरों में पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल टाइप के। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ही मतलब अच्छी चीज है इसको सिखाने के लिए, इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो ये अपने को पता है कि जैसे जैसे आप हीट करोगे इसको, जैसे आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो आपस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होंगे और इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और इवेपोरेशन ज्यादा मतलब वेपर ज्यादा बनेगी, और यदि वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा करोगे वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये जो बढ़ोतरी, ये जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो एक्सपोनेंशियली होगा, ना कि स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये पता चल गया, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। लेकिन अपने को ये पता करना है कि किस तरह से इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, उसकी चर्चा करते हैं अपन लोग। चलो देखो, अपन लोगों ने 11 इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी को सीख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अपन लोगों ने 11th में एक चीज सीखी होगी इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी। ये अपन ने सीखा है 11th क्लास में। ये आरएनएस कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो K इज इक्वल्स टू ए अपॉन आरएनएस कांस्टेंट को मैंने ऊपर रखा और इसको डिवाइड में लेके आ गया ई अपॉन आर टी। अब इसको सीखते हैं कैसे इफेक्ट डालता है, वो चीज सीखते हैं। आप यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगी, डिक्रीज। और जब ये ओवरऑल टर्म डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगी, क्योंकि e की पावर घट रही है तो नीचे जो वैल्यू वो भी घटेगी, और नीचे वाली वैल्यू भी घटेगी, तो k क्या होगा, इंक्रीज। और जो k इंक्रीज हुआ वो e की पावर में हुआ है, जो k इंक्रीज हुआ है e की पावर में हुआ है। तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। यदि मैं यहाँ पर वेपर प्रेशर रखता हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर रखता हूँ, तो टेम्परेचर के साथ इस तरह से इंक्रीज होगा। ये इस इक्वेशन से पता चल रहा है अपने को। ठीक है, चलो अब सर यहाँ पर तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है। अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो वेपर प्रेशर है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही वेपर प्रेशर है। ये कैसे पता चला, देखो कैसे पता चला मेरे को। H2O जो लिक्विड है वो H2O गैस के साथ इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। ठीक है, इनिशियली इसके कुछ n मोल्स हैं, इक्विलिब्रियम पे n माइनस कुछ x हुआ तो कुछ p प्रेशर बढ़ा इसका। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली 0 प्रेशर था,
मैं प्रेशर इसलिए लिखना चाह रहा हूं क्योंकि मैं इसका केपी का टर्म इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, केपी, और केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस कंपोनेंट की पावर 1 अपॉन यहां पर लिक्विड का 1 हो जाएगा। तो जो केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का इक्वल आ गया, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 वो प्रेशर है जो इक्विलिब्रियम में है। क्या यही वेपर प्रेशर नहीं है क्या, क्या यही वेपर प्रेशर नहीं है क्या? इसका मतलब जो अपन ने यहाँ पर टर्म लिखी थी ये वाली, वेपर प्रेशर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी के इक्वल, वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब वेपर प्रेशर का रिलेशन टेम्परेचर के साथ कैसा है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में, ठीक है। तो अपन लोगों ने ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ग्राफ काफी जगहों पर काम में आने वाला ग्राफ है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में थर्ड फैक्टर की चर्चा करते हैं, यहीं के यहीं थर्ड फैक्टर है अपना साइज एंड शेप ऑफ बीकर या वेसल, है ना, साइज एंड शेप ऑफ वेसल। देखो साइज और शेप वेसल का कैसे इफेक्ट डालेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर से अपन समझते हैं इसको। चलो देखो अपन ने क्या किया, एक ही बीकर लिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया बीकर, अब सही है। चलो दूसरा क्या किया अपन लोगों ने, एक सिंपल सा पतला सा लिया और एक कुछ इस तरह का सांप जैसा। ये बीकर मिलता नहीं है, मेरे क्वेश्चन में मिलता और कहीं नहीं मिलता भाई, बाजार में नहीं मिलता है। तो सांप जैसा क्या करोगे इस बीकर का, है ना, घर पे कहीं काम में नहीं आएगा ये सांप। चलो भाई इन तीनों के अंदर सेम लिक्विड बोले तो पानी, जो कि अपना कॉमन कंपाउंड है, सब जगह ही काम में आ रहा है बेचारा, ठीक है भाई। तीनों क्या भर लिया, पानी। तीनों में कुछ समय बाद एक अपना बंद कर दो भाई, ये तो होगा नहीं भाई। अरे वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए इक्विलिब्रियम तो आना चाहिए, और इक्विलिब्रियम लाने के लिए ढक्कन तो बंद होना चाहिए, सारी उड़ जाएगा नहीं तो पानी, ठीक है। ये यहाँ इसका इक्विलिब्रियम, ये बाहर देंगे ड्रॉप है ना पानी के अंदर, ये सारी, और एक ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पहले केस के अंदर ज्यादा होगा कि दूसरे केस में ज्यादा होगा कि तीसरे केस में ज्यादा, किस केस में वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? सोचिए, आप लोग दिमाग लगाइए, आपको क्या लगता है किस केस में ज्यादा होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो आंसर ये है कि तीनों के अंदर वेपर प्रेशर सेम होगा, वेपर प्रेशर सेम ही आएगा तीनों के अंदर। सर ऐसा क्यों हुआ, इस सांप में क्या पता ज्यादा आ जाता है, इसमें जहर है, ये बेचारा पतलू है इसका कम आ जाता है, ये मोटू है इसका सबसे ज्यादा आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी सीखा था इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, बड़ी चीज वो है। क्या तीनों के अंदर लिक्विड अलग अलग भर देने से क्या उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ ना। और मेन फैक्टर क्या है, टेम्परेचर को बीच से एक्सप्लेन किया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से। यदि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम आएगा ना। कोई फर्क पड़ा क्या तीनों बेकर अलग अलग लेने पर? ये वही बात होगी यार, यदि मैं तीन डिफरेंट चाइना कप, मतलब जो होते हैं ना चाइना क्ले के कप आते हैं बढ़िया वाले, तीन अलग अलग, एक दो मतलब 200 रुपए का एक कप लिया, एक 2000 का लिया, एक 500 कप का लिया, 500 रुपए कप लिया, मैंने चाय बनाई, तीनों के अंदर चाय डाली, मेरी बनाई हुई चाय, क्या तीनों का टेस्ट डिफरेंट होगा? क्या सेम ही चाय है, तीनों कप में डाली हुई है? नहीं, क्योंकि कप पे डिपेंडेंसी नहीं है, टेस्ट क्या है वो तो मेरे पे है, मैंने कैसी बनाई है चाय, खराब बनाई है कंफर्म है, टेस्ट गंदा ये तीनों का अच्छा हो ही नहीं सकता। समझ आई बात? तो मेन डिपेंडेंसी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे है, साइज और शेप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आने वाली, ठीक है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने को सीखना जरूरी है, मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। सॉरी,
यदि आप नॉन वोलेटाइल कंपाउंड मिलाते हो तो क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, वो देखते हैं। चलो तो सीखते हैं इस चीज को कि कैसे इफेक्ट डालता है। अब मैंने क्या किया, एक एक बीकर लिए, उसमें पानी ले लिया, पानी इसमें मिक्स किया और इसको बंद किया पाया। एक और बीकर लिया, उसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस चीनी ली, चीनी ले, कुछ लो यार, यूरिया ले लो, लिक्विड अच्छा रहेगा, ठीक है। और इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना, ठीक है भाई। इस सॉल्यूशन के अंदर पानी भी है और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी है। तो अपन ने क्या क्या लिया, ये एक बंदा ए है, ये बी है और ये प्लस बी है। ये क्या है, वोलेटाइल, ये कौन है, नॉन वोलेटाइल। ये क्या है, दोनों से बना सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। वोलेटाइल जनरली मैं सॉल्वेंट ही लेता हूं, ध्यान रखना, आगे से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, तुम्हारे दिमाग से अभी से फिट कर देता हूं इस चीज को कि मैं वोलेटाइल को जनरली क्या लूंगा, सॉल्वेंट, और नॉन वोलेटाइल कौन होगा बचा हुआ, सॉल्यूट। और ये सॉल्यूशन हो ही गया। इसको सीखने के लिए थोड़ा इसको और अच्छे से डायग्राम को मेंटेन करता है कि तुम समझ पाओ। ये वो पार्टिकल्स है, किसके पार्टिकल है, वोलेटाइल सब्सटेंस के अपर सरफेस प्राइम है ये बंदे। और अब धीरे धीरे मैंने क्या किया, इस डायग्राम को जूम करके दिखाया एकदम अंदर तक तुम लोगों को। ये क्या होगा, इवेपोरेट होने स्टार्ट होंगे। अगला नॉन वोलेटाइल, इसमें कोई भी इवेपोरेशन नहीं होगा, पार्टिकल चुपचाप यहीं पड़े हैं, ठीक है। चलो अगला, सर ये दूर दूर क्यों बना रहे हो, अरे बीच में लाल वाले भी तो आएंगे भाई। ये लो भाई, ये केवल सरफेस को जूम करके दिखाया मैंने, बढ़िया से दिखाया जूम करके एकदम। अब देखो, यदि तुम लोग एनालाइज करोगे तो जितनी पेपर यहां बनी थी उतनी पेपर बनने का यहाँ ऑप्शन नहीं है। क्यों, प्लेटफॉर्म ही नहीं है। क्यों नहीं है, लाल वाले तो थे ना नॉन वोलेटाइल, उन्होंने कवर कर लिया सरफेस को, इस वजह से इतनी वेपर बन नहीं पाएगी। तो इसका वेपर प्रेशर कुछ प्रेशर थे, वेपर प्रेशर कुछ P1 है, ये चीज ध्यान रखना रे। ये प्रेशर क्या है, खाली प्रेशर की वैल्यू थे, वेपर प्रेशर कुछ नहीं है। प्रेशर की वैल्यू लिक्विड के प्रेशर तो वेपर बढ़ाता है, वही है P1 है। यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P2 है, कंफर्म है, P1 ज्यादा होगा P2 से, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ, नॉन वोलेटाइल मिलाया, सरफेस एरिया कवर हो गया, इतना ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा वेपर इतनी नहीं बनेगी, वेपर इतनी नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी इतना नहीं आ पाएगा भाई, समझ आई बात। चलो तो ये तो सारे फैक्टर हो गए अपने को जितने भी सीखना थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसी के बारे में ध्यान रखना, इसी के बाद अब चैप्टर इसमें चले, खूब सारी बातें चलेगी इस पूरी बात पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, सीखते हैं अपन लोग, बढ़िया सीखते हैं, शिद्दत से सीखते हैं। इस राउल्ट लॉ के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे अपन, मैं भी थक गया, तुम भी थक गए। नेक्स्ट हेडिंग है राउल्ट लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंपल सा लॉ है और किस चीज में ये भी सोचते हैं। इसने बात समझाई कि यार अभी आप दो चीजों को मिक्स करते हैं, चाहे दो कंपोनेंट है, एक वोलेटाइल है दूसरा नॉन वोलेटाइल है, दोनों ही वोलेटाइल है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कैसा होगा, उसके बारे में चर्चा की है। और वो जरूरी चर्चा है क्योंकि सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका वेपर प्रेशर जान तो ले कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा, उसके बारे में उसने बताया, ठीक है। चलो पहले मिक्सर बना ही लेते हैं फिर चर्चा करते हैं, या पहले इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन से, ठीक है। राउल्ट लॉ क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट इन एनी mixture is directly proportional to
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्या है? इन ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट is proportional to the directly proportional to the mole fraction of that component। दो खास बातें हैं। वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, किसी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। खास बात है। जैसे समझते हैं इसको क्या? जैसे मैंने क्या किया, एक लिक्विड लिया, एक वोलेटाइल सब्सटेंस लिया, जिसका ये ए बंदा है ना, ये ए है, कोई ए कंपाउंड, ये कोई बी बंदा है। मुझे नहीं पता ये वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, अपन इसके ये वोलेटाइल, ये पता है, ये वोलेटाइल, ये पता है। अब ये वोलेटाइल होगा तो अलग केस बनेगा, नॉन वोलेटाइल होगा तो अलग केस बनेगा, अलग अलग चर्चा ही होगी। ठीक है, इसको मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। इतना ज्यादा भी नहीं होगा, बस इतना बहुत है। ठीक भाई, क्या है? डब्बा छोटा हो गया था, डब्बा बड़ा करो, मजा नहीं आएगा। सर बोले बीच में पिए सर, ऐसा कुछ नहीं बेटा, पिया नहीं है सर, नहीं ये। ठीक है, तो ये a प्लस बी का सॉल्यूशन हो गया। चलो, तो जो वोलेटाइल है इसका, जब ये प्योर स्टेट में था बंदा और ये मिक्स्ड फॉर्म में, तो प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर है, ये आगे 1000 बार मानूंगा मैं, ध्यान रखना। तो अभी से देख लेना क्या चीज किसको मान रहा हूं मैं। इसका जो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर P0A माना है मैंने, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर P0A। ये पता नहीं क्या है, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और इसका जो P ऑफ सॉल्यूशन, जो भी वेपर प्रेशर है, P ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया मैंने, या टोटल वेपर प्रेशर बोल दिया, क्योंकि ये A बन रहा था, ये B बन रहा था। जैसे ही मिक्स हुए तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, वो A कंपोनेंट की वजह से भी आएगा और B की वजह से भी आएगा, दोनों कंपोनेंट की वजह से आएगा। और जो A बनना था ना, ये अपने प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर अलग होगा, और जब मिक्स हो जाएगा तो वेपर प्रेशर अलग होगा। ध्यान रखना, क्योंकि मिक्स्ड फॉर्म में अब बॉन्ड चेंज हो चुके हैं, बॉन्ड बना चुका है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना चुका है, वीक बॉन्ड पता नहीं किस टाइप के बॉन्ड बना चुका है, लेकिन बॉन्ड बना चुका है। इस वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा जो प्योर स्टेट में था उसका अलग होगा, और वापस A की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा P, वो अलग आएगा। आई बात समझ में? और राउट ने जो चर्चा की है ना, इसके बारे में की है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा, ये कंपोनेंट ए ले रहा हूं, वो प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन का। ये राउट लो है, ये बस इतना सा, ये 2 लाइनें है ना, इतना सा पॉइंट है, बस समझो इस चीज को, डाइजेस्ट करो इसको। किसी भी मिक्सचर में, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी कंपोनेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। ये बात उसने कही है, ये बात समझ आई है? कोई डाउट है तो पूछ लो, लगता है तो मुझे बोल दो, बताएंगे तुम लोग डाउट। चलो, तो ये राउट है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं चीज को। तो P है प्रोपोर्शनल टू X से, ये स्टेटमेंट ऊपर लिखी है कि वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, चलो अब देखो, जब कभी प्रोपोर्शनलिटी आती है तो क्या लगता है? कांस्टेंट। अगला स्टेप बहुत सारा काम का है, पागल हो जाओ सर नहीं समझ पाए तो। ठीक है, अगला स्टेप क्या है कि यदि मैं क्या अगला स्टेप कर क्यों रहा हूं, इस के को डिफाइन कैलकुलेट करने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, डिफाइन करने के के क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। देखो, मैं यदि बोलूं कि x से 1 है, x A1 है, मतलब केवल A ही बैठा है, मोल फ्रैक्शन उसका 100% हो गया ना, केवल A ही बैठा है। जब केवल A ही बैठा होगा
तो जो सॉल्यूशन से केवल यही होगा, तो सॉल्यूशन में जो ए ही होगा, तो जो वेपर प्रेशर आएगा ए की वजह से, पी नॉट ए तो आ जाएगा, क्योंकि साला ए तो बैठा है, जब ए बैठा है तो पी नॉट ए आ जाएगा, बी की वैल्यू, समझो ना। ये रही एक्स से 1 है, एक्स से 1 है तो अकेला ए है, अकेला ए है तो एक वजह से वेपर प्रेशर पी नॉट ए तो होगा, कुछ और थोड़ी हो, मिक्स फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। और सब एक्स ए की 1 ही वैल्यू क्यों ली, अरे इसके अलावा मैं निकाल ही नहीं सकता है एक कांस्टेंट की वैल्यू, यही तरीका है। अब कांस्टेंट से एक्स ए 1 पे निकाल, से एक्स से 0.5 पे निकाल, से एक्स से 0.3 पे निकाल, वो वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की सेम ही रहनी है, क्योंकि मुझे 1 पे फायदा हुआ तो 1 पे चेक करूंगा, निकलेगी 1 पे, बस बात खत्म। तो एक्स से 1 हुआ तो क्या हो गया, पी ए की वैल्यू पी नोट है इज गोस टू के, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो अल्टीमेटली क्या आ गया मेरे पास, के की वैल्यू पुट कर दूं, यहां से स्टार्ट करें, झुकना पड़ रहा है मेरे को, तो क्या आ जाएगा, पी ए कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई रे, पी नोट है इंटू क्या हो जाएगा रे, एक्स, समझ आया कि नहीं आया रे, पी ए इज गोस टू पी नोट एक्स, जहन में डाल लो इस चीज को, एकदम अंदर तक डाल लो इस चीज को, घुसा लो इस चीज को दिमाग में, बढ़िया से, कि पी ए प्रेशर ड्यू टू ए कंपोनेंट इज गोस टू पी नोट ए एक्स, पी नोट ए प्योर स्टेट में प्रेशर था और एक्स इसके मोल फ्रैक्शन थे, समझ आ गई बात। और ये सारी जैसा एरिया बी के लिए करता तो यहाँ पर पी बी आ जाता, इज गोस टू पी नोट बी आ जाता इंटू एक्स भी आ जाता, शायद चर्चा बी के लिए भी कर सकता था मैं, तो बी के लिए करता था ये चीज बन जाती है। यदि सी होता, डी होता, ई एफ होता, एच जी जो भी होता, सबके लिए ऐसे करते हैं, सबके लिए ऐसे केस बनते हैं, समझ गए मेरी बात। चलो उसके बाद में क्या है, अब जो राउल्ट लॉ है वो 2 डिफरेंट केसेस के लिए सीखते हैं, 2 अलग अलग केस के लिए सीखते हैं, ये मेरा रुमाल है भाई, चलो 2 अलग अलग केस के लिए सीखते हैं। क्या है, एक तो केस होगा अपना जिनको आपने मिक्स किया है ना, उसके बेस पे मैंने केस बनाए हैं, 2 ध्यान है ना, तो जो डिफरेंट केस बनाए ना, जिनको मिक्स किया उसी के बेस पे केस बने। चलो देखो क्या चीज है, केस 1, केस फर्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, क्या है, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल प्लस मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड, बहुत लिखना पड़ता है रे, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो देखो सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं क्या, वो एक छोटा सा बनेगा नॉन वोलेटाइल का, देख लो वापस मैं नॉन वोलेटाइल को सॉल्यूट ले रहा हूँ, बता रहा हूँ वापस, सॉल्वेंट कौन है, वोलेटाइल ही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना तुम कि कौन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा पता नहीं होगा ना कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, भट्टे बैठ जाएंगे ना। चलो फिर अब तेरा नजर क्यों समझ नहीं आया बताओ, इधर सर वही बोलेगा कि तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम ही समझ नहीं आ रहे, चलो कोई ना। ये क्या है, वोलेटाइल, ये है नॉन, इतने लिखते हैं ना, जगह नहीं है, ये वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी नहीं है, ठीक है। ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूट, हाँ इसका नाम सॉल्यूशन जरूर है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर जो है पी, प्योर स्टेट पी नोट ए बोलता हूं, इसका पी नोट बी बोलता हूं, इसका पी एस या फिर पी टोटल, जो कि 2 कंपोनेंट ए प्लस बी बोलता हूं ना किसी, है ना, पी ड्यू टू ए मिक्स्ड फॉर्म में और पी ड्यू टू बी जो मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 का कंफर्म और ये इक्वल टू 0 ये भी कंफर्म है, क्यों, नॉन वोलेटाइल है, कोई वेपर प्रेशर नहीं आएगा, और कुछ डाल तो ले इसके अंदर भाई, खाली पड़ा ये भी कर। चलो अब देखो सिंपल सा फंडा, सिंपल सा तरीका, क्या, जो P आएगा P नोट ए एक्स से आएगा राउट लॉ से, और जो P भी आएगा P नोट बी एक्स भी आएगा राउट लॉ से, ये सीखा अपन अभी देर से, और कुछ नहीं सीखा। तो P सॉल्यूशन या P टोटल क्या आ जाएगा, P नोट ए एक्स से प्लस P नोट, ये तो 0 है ना भाई, अरे ये 0 हो गया ना भाई ना, ये 0,
प्लस 0, पी सॉल्यूशन क्या आ गया, पी नोट एक्स। आप थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, प्रूव हो गई यहाँ, क्या कि जो ए सॉल्वेंट था वो अपना सब्जेक्ट है, उस पर चर्चा करते हैं कि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल में क्या फर्क पड़ा। तो ये जो प्योर स्टेट में था जिसका वेपर प्रेशर पी नोट ए था, अब वेपर प्रेशर क्या हो गया रे, पी नोट ए एक्स है। इसका वेपर प्रेशर जो था ना कुछ कम हो गया। क्यों कम हो गया, कंफर्म है कि एक्स ए जो है वो एक से कम होगा। क्यों कम होगा रे, क्यों कम होगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी वो 1 होता है। तो कुछ तो मिलाया है तुम्हें बी, तो कुछ तो इसके मोल फ्रैक्शन आएंगे ना, और कुछ इसके मोल फ्रैक्शन आएंगे बी के, तो एक से कम होंगे। और किसी भी वैल्यू को एक से कम से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू घटती है, कंफर्म है। देख वैल्यू कम होगी, और यही अपन ने बोला था नॉन वोलेटाइल बनाने पर वेपर प्रेशर घटता है। एंड प्रूव छागे राउल्ट स्लोथ है, इसी को प्रूव किया तो बंदे ने एग्जैक्ट सही वैल्यू निकाली थी साथ में। समझ आई बात। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं केस सेकंड की, जिसमें मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड वोलेटाइल। येलो है, इसको भी ब्लू ब्लैक ही कर देते हैं, सारा दोनों वोलेटाइल है, अपना ब्लैक कलर चलेगा इस पर। ठीक है, तुम लोगों को वापस बनाना भाई। चलो देखो, क्या चीज है, दोनों को मिक्स किया तो क्या बना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना तो पी एस आया, पी एस पी टी इक्वल्स टू पी ड्यू टू ए प्लस पी ड्यू टू बी। ठीक है, और पी ड्यू टू ए क्या आया, पी नोट है एक्स है। राउल्ट लॉ से ही बोलूंगा ये चीज, मैं ध्यान रखना, बार बार बोलूंगा। और पी बी क्या आया, पी नोट बी एक्स बी आया। पी एस क्या बना, पी नोट है एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये ले भाई, फॉर्मूला आ गया आपके सामने। ठीक है, चलो तो बढ़िया गजब का फॉर्मूला ये काम में आएगा बहुत बारी अपने। तो इसका ग्राफ सीखना अपने वो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इसका ग्राफ सीखना ना। अब मेनली 2 ग्राफ देखने, एक तो इसके बारे में देखना था और एक पी एस इक्वल्स टू पी नोट है एक्स एन। हालांकि मेन ग्राफ ये है, ये समझो तो बेटा पार है, नहीं ये पार है। ठीक है, चलो तो इस ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, इस ग्राफ को सीख लेते हैं। चलो तो अपनी इक्वेशन क्या है, पी एस इक्वल टू पी नोट है एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी अपनी मेन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आप चाहो तो अलग अलग इक्वेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। कैसे, इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर एक्स से एक्स 2 वेरिएबल, उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो एक्स बी को 1 माइनस एक्स रख दो, तो पी एस इक्वल टू पी नोट है एक्स ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस एक्स है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग बेकार है अपनी भैया। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल सा कॉमन वाले कॉमन और एक साथ वाले एक साथ लो। पी नोट बी यहां आ जाएगा प्लस एक्स से कॉमन पी नोट है माइनस पी नोट बी। ये क्वेश्चन एक और तैयार है। और यहां पर एक्स बी को पुट किया ना 1 माइनस एक्स है, यहाँ एक्स ए को पुट कर दो 1 माइनस एक्स बी। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है 1 है, ये काम में ले रहा हूँ बस, इतनी सी बात है। ठीक है, तो क्या बन गया, तो इक्वेशन बनेगी पी एच इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये इक्वेशन बनेगी रे, आगे बात समझ में, ये इक्वेशन बनेगी। चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राफ पे, है ना। इस चाहिए इक्वेशन से बना ले, चाहिए से बना ले, चाहिए से बना ले। ग्राफ क्या है, काम का ग्राफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा। डुअल ग्राफ है ना, मतलब इसी का ग्राफ बना रहे हैं। डुअल तो क्या है, देखो ग्राफ कैसा है, थोड़ी जगह खाली चाहिए होगी अपने को ना। चलो देखो, अपन ने क्या लिया, एक ऐसा ग्राफ जिसमें 2 वाई एक्सिस, जिंदगी में सारा एक ही ग्राफ बनाया, जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, सॉरी एक वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है। अब ग्राफ में 2 वाई एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस होगी, है ना। ये देख, एक ये वाई एक्सिस, ये देख एक ये वाई एक्सिस,
ये डब्बा नहीं बनाया वे, एक्स वाई एक्सिस बने, कंटेनर नहीं बनाया, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि ये ज्यादा वोलेटाइल है, ये ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब पी नोट ए ज्यादा है पी नोट बी से, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा यार, वोलेटाइल ज्यादा है तो ना, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये ले रहा हूं वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, यहां पर ले रहा हूं वेपर प्रेशर ड्यू टू बी। एक वाई एक्सिस ए का वेपर प्रेशर बता रहा है, दूसरी वाई एक्सिस बी का वेपर प्रेशर बता रहा है, और ये एक्सिस बता रही है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किस किस के हैं, एक्स ए एंड एक्स बी। यहां पर इस एक्सिस मतलब ये ओरिजिन है जहां पर मैं मानता हूं कि 100% ए है, पूरा ए मिला हुआ है, तो कन्फर्म है इस पॉइंट पर एक्स बी क्या हो जाएगा 0। और यहां पर बोलता हूं यदि एक्स ए यहां पर 1 हुआ तो एक्स यहां पर 0 नहीं हो जाएगा क्या, और यहां पर एक्स बी 1 नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है। ये ग्राफ क्यों बना रहा हूं, पर्पज क्या है मेरे ग्राफ बनाने का, आप ए और बी जो मिक्स करते हो ना, ए और बी जो मिला रहे हो, उन जब जैसे ए और बी जो आपने मिक्स किया है अलग अलग बी करते हैं, यदि इसको कम लेते हो इसको ज्यादा लेते हो, और इसको धीरे धीरे बहुत ज्यादा ले लिया आपने, इसको कम करते गए, इसको बढ़ाते गए, इसको कम करते गए, तो अलग अलग आपके मोल फ्रैक्शन आएंगे। तो हर टाइप के मोल फ्रैक्शन जिस कंपोजिशन में मिलाना मिलाओ, तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे वेरी होगा, चेंज होगा इनके कंपोजिशन पर, वही ग्राफ बताएगा। वापस सुनो, ये ग्राफ क्या बताएगा, ए और बी जो दो वोलेटाइल सब्सटेंस जिनको मिलाने पर या जिनको अलग अलग कंपोजिशन में मिलाने पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वेरी हो रहा है, कैसे बदल रहा है, वो यहां सीखेंगे, ठीक है। चलो तो देखो ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि जो पी ए है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, राउल्ट लॉ यही बोलता है कि यहाँ पर एक्स से मैक्सिमम नहीं है क्या, 1 है, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर आएगा एक वजह से पी नोट ए तो आएगा, और यहाँ पर बी 1 है तो यहाँ पी नोट बी आएगा। सब ये नीचे क्यों गया, क्योंकि ये कम है वैल्यू, कम लेस वोलेटाइल माना है ना यार। चल अब देख यहाँ पर पी ड्यू टू ए 0 होगा, क्यों 0 होगा समझ में आ गया, क्योंकि एक्स से 0 है, ठीक है। लेकिन एक चीज देख, यहाँ 1 था यहाँ 0 है, तो धीरे घट नहीं रहा क्या, डिक्रीज नहीं हो रहा क्या, तो मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचूंगा, अरे लाइन टेढ़ी रही, मतलब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो प्रेशर ड्यू टू ए डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू एक्स है। वैसे यदि मैं यहां से यहां चलता करूं तो प्रेशर ड्यू टू बी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी की वजह से बी के जो मोल फ्रैक्शन वो कम होते जा रहे थे, इसलिए बी की वजह से वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होता गया। यहाँ बी की वजह से मैक्सिमम था, यहाँ पर ए की वजह से मैक्सिमम है, ठीक है। अब देखो यदि मैं चर्चा करता हूं टोटल वेपर प्रेशर की, P ड्यू टू ए प्लस P ड्यू टू बी, ठीक है, तो एक चीज सोचो, इस पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ए की वजह से वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ये रहा भाईला, बी की वजह से वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ये रहा बी की वजह से। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, P ड्यू टू ए प्लस P ड्यू टू बी, इनका सम ही तो आएगा, दिस प्लस दिस। क्या हर फ्रैक्शन पे, ये तो ये फ्रैक्शन लिया, ये फ्रैक्शन होगा क्या, एक बार ए की धारा नजदीक है ना, तो एक्स से लगभग 0.8 होगा, एक्स बी कंफर्म पॉइंट, लगभग एक आइडिया दे रहा हूं, कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है ऐसे, तो ये इस पे आएगा। थोड़ा सा इससे शिफ्ट होगा तो एक्स से थोड़ा कम होगा, 0.7 हो जाएगा, तो यहाँ पर पी ए आ जाएगा और पी बी आ जाएगा। हर इंस्टेंट पर पी टोटल तो पी ए प्लस पी बी रह रहा है, तो देख पी ए प्लस पी बी की लाइन नहीं बनेगी क्या, देख ये प्लस ये, तो इतना बड़ा वैल्यू नहीं आ जाएगा, ये देखो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो देखो ये पी टोटल बन गया जो कि पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ रहा है। हर इंस्टेंट पर पी ए की वैल्यू प्लस पी बी की वैल्यू, सॉरी प्लस पी बी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू प्लस पी बी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू प्लस पी बी की वैल्यू, पी ए की वैल्यू हर इंस्टेंट पर। अब देख ले टोटल वेपर प्रेशर फ्रैक्शन के साथ कैसे चेंज हो रहा है, देख ले, यदि ए का फ्रैक्शन ज्यादा है तो ग्राफ इस साइड होगा, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वोलेटाइल चीज जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका अमाउंट ज्यादा है, उसका फ्रैक्शन ज्यादा है, और इतना ज्यादा इस साइड होगा, मतलब बी ज्यादा है, जो लेस वोलेटाइल है उसका अमाउंट ज्यादा है, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो बी की वजह से वेपर प्रेशर टोटल कम आएगा, तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम। तो ग्राफ है जो बता रहा है अलग अलग कंपोजिशन पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे वेरी होता है, कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है, वो इस ग्राफ को देख के सीख सकते हैं।
चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको अब न्यूमेरिकल भी कैसे बनता है क्या बनता है चर्चा करेंगे, इसी पे न्यूमेरिकल लेंगे अगली क्लास में ना, ठीक है चलो।